तो 6000 मीटर की गहराई तक एक मोटी मिट्टी की परत मिलती है इस मध्य के मैदानी क्षेत्र में। अब सोच लीजिए आप कि अब दक्षिण भारत में जब भी जाएंगे तो यहाँ चट्टानी भाग है, यहाँ चट्टानी भाग है, आप वहां पर ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं, न तमिलनाडु में, न केरल में, न कर्नाटक में। जबकि आप इस मैदान में देखेंगे तो जहां नदियों द्वारा ये मिट्टी ला करके एकत्रित की गई है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे जल स्रोत भी है। तो इसलिए नलकूप की सबसे अच्छी व्यवस्था इस एरिया में है। और अगर इसका विस्तार की बात करें तो ये भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है। और 5 राज्यों को आप अगर देखोगे तो उन राज्यों में सबसे पहले हम देखते हैं तो जो 5 स्टेट हैं, जिन 5 स्टेट में ये मिट्टी फैली हुई है, उन स्टेट्स की बात करें तो वो स्टेट आपके आते हैं। सबसे पहले एक आ जाता है यहां पर जिसे कहते हैं पीबी यानी पंजाब। पंजाब के ठीक नीचे हरियाणा, हरियाणा के ठीक बाद में ये यूपी, यूपी के बाद में ये बिहार, और बिहार के बाद में ये वेस्ट बंगाल। यानी हम कहें कि मध्य के मैदान, मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसका विस्तार बात करें तो मुख्य रूप से गंगा और यमुना नदी बेसिन में है। 6000 मीटर तक एक मोटी मिट्टी की परत है। और लगभग अगर हम बात करें तो ये 5 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे पहले देखते हैं तो पंजाब, पीबी मतलब पंजाब, फिर है एचआर मतलब हरियाणा, और इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और बी आर मतलब बिहार, और उसके बाद में देखते हैं तो कौन सा आता आपका डब्ल्यू यानी कि वेस्ट बंगाल। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, जो निर्मित है किस मिट्टी से? जलोढ़ से निर्मित है। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है कि देखो, नदियों द्वारा बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई है। बहुत लंबा समय लगता है इस जलोढ़ निर्मित मैदान को बनने में। सबसे बड़ी बात है कि सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ यदि कोई मिट्टी है तो वो यही मिट्टी है, कौन सी? जिसे बोलते हैं जलोढ़। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक विस्तार भी अगर किसी मिट्टी का है तो वो भी किसका है? जलोढ़ का ही सबसे अधिक क्या है? विस्तार भी है। यानी कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के लगभग 43% भूभाग पर आप देखेंगे तो हमें मिलती है कौन सी? जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जहां जहां नदी बेसिन होंगे, जहां जहां नदी अपना मुहाना बनाती हैं, जहां जहां पर आपको दोआब मिलेंगे, चाहे वो गंगा और सोन का दोआब हो, चाहे गंगा और यमुना का दोआब हो, चाहे वो सिंधु और सतलज का दोआब हो, रावी या चिनाब का दोआब हो, तो जहां जहां पर आपको दोआब देखने को मिलेंगे वहां वहां पर क्या होता है? सर्वाधिक आपको क्या मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की खासियत यह है कि सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी है। और आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत यानी कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है तो उसका कितना? 43%। अब आप गौर से देखो तो एक तो क्या है? ये यूपी, यानी कि यूपी जो दिए गए 5 राज्य जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने 5 राज्य बताए आपको ये वाले, अगर इनमें आप क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा स्टेट बन के निकलता है कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश। आपसे पूछे कि ये बताइए कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस स्टेट में है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। दूसरे फैक्ट की बात यह है जो आपको नोट डाउन करनी है, वो ये है कि ये मिट्टी जो सबसे अधिक उपयुक्त होती है, यानी कि अगर हम बात करें जलोढ़ की तो जलोढ़ सर्वाधिक, जलोढ़ जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यानी सर्वाधिक, यानी कि कौन सी फसलें इसमें की जाती हैं? तो ये सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 फसलें इसमें बहुत अच्छी तरह से होती हैं। अगर हम सब्जियों को छोड़ दें तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो ये किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आलू हो जाएगा आपका। दूसरा आपका यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गन्ना है। तीसरा आप देखेंगे तो यहां से क्या है? इसमें गेहूं है। और चौथा आप देखेंगे तो ये सर्वाधिक मानी जाती है किसके लिए? धान के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 फसलें, आलू, गन्ना, गेहूं, धान, इन 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब चूंकि आप जानते हैं कि सर्वाधिक विस्तार इसका किस राज्य में है, तो सर्वाधिक विस्तार किस में है? उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश को ही आप देखें तो उत्तर प्रदेश अपने आप में देखो, आलू, गन्ना, यानी कि इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, आलू, गन्ना और गेहूं,
इनके मामले में नंबर 1 स्टेट किसे होना चाहिए? तो किसे होना चाहिए? उसी स्टेट को होना चाहिए जहां सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेगी? जलोढ़। और दिए गए राज्य जो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, में सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कोई है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है उत्तर प्रदेश में, और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है आलू, गन्ना, गेहूं और धान के लिए। तो भारत में आलू, गन्ना, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां, किस राज्य में होना चाहिए? यूपी में होना चाहिए। तो इसीलिए यूपी टॉप है किसमें? आलू, गन्ना, गेहूं और धान के लिए नहीं है। उसके पीछे एक कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा कि धान के मामले में भारत में सबसे अधिक जो भारत में सबसे अधिक धान का जो उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? वो होता है पश्चिम बंगाल में। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसे मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं तो इसमें 2 स्थलाकृतियां मिलती हैं। इसमें 2 स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी आपको। स्थलाकृतियां ये हैं कि जलोढ़ के मैदान में जो बनी हुई हैं वो 2 स्थितियां बनती हैं। वो 2 स्थितियां बनती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसमें जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो क्या बनेंगी? स्थलाकृति जो इसमें बनती हैं, तो एक तो बनता है यहां पर सबसे पहले, उसे हम कहते हैं खादर। ठीक, एक एरिया बनता है खादर और दूसरा बनता है यहां पर बांगर। ये 2 एरिया मिलते हैं, यानी 2 प्रकार की स्थितियां मिलती हैं। सबसे पहले देखिए, हिमालय है। हिमालय का जैसे ही हम यहां से नीचे की ओर डाउनफॉल करना स्टार्ट करते हैं, हिमालय से जब हम नीचे की ओर डाउनफॉल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय हो जाता है, फिर शिवालिक हो जाता है। शिवालिक के बाद में ये जो एरिया पड़ता है जो पथरीला है, कंकड़ है, मिट्टी है, इसे कहते हैं भावर क्षेत्र। यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, पत्थरों के नीचे से बहती हैं, यानी उनका अस्तित्व ही खत्म होता है। फिर ये भावर प्रदेश जैसे ही खत्म होता है तो वहां पे एक और आता है जिसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र वो होता है जहां नदियां दोबारा क्या आती हैं? सतह पर निकलती हैं। जब सतह पर निकलती हैं तो यहां दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उत्तराखंड यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और असम तक अगर आप जाएंगे हिमालय के किनारे किनारे तो ये तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि जब नदियां ये मिट्टी ला करके इस जगह पे एकत्रित करती हैं तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? आपका खादर। ये जो ऊपर वाला एरिया जो उठा हुआ एरिया है इसे हम कहते हैं क्या? बांगर। यानी हम कहें तो बांगर हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बांगर की जो हमारी स्थलाकृति होगी वो कैसा होगा? बांगर। खादर हमारा कैसा होगा? बांगर हमारा इस तरीके का होगा। यानी यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो आ करके क्या होती रही है? एकत्रित होती रही है। और खादर अपेक्षाकृत निचला स्थान होता है जहां लगातार बाढ़ आती रहती है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि पुरानी जलोढ़ कौन सी है? यानी कि नवीन जलोढ़, नवीन तथा पुरानी। नवीन और पुरानी जलोढ़ पूछे कि नवीन जलोढ़ कहाँ मिलेगी? तो नवीन जलोढ़ हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? खादर प्रदेश में। और पुरानी जलोढ़ मिलती है वो बांगर प्रदेश में। जो पुरानी जलोढ़ होती है वो कैसी हो चुकी है? कम उपजाऊ है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो चुकी, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या हो चुके? निश्चालन द्वारा पहुंच चुके हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जलोढ़ मृति, भारत में जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? तो सबसे पहले हमने देखा कि मध्य का मैदानी क्षेत्र है। जलोढ़ हमें मिलेगी कहाँ पर? मध्य के मैदानी भाग में मिलेगी हमें। ये मध्य का मैदानी भाग यानी कि क्षेत्र, और मध्य के मैदानी क्षेत्र का विस्तार अगर हम देखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? ये स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से? सबसे पहले देखें यहाँ से हम, तो स्टार्ट होता हमारा कहाँ से? पंजाब। सबसे पहले ये कहाँ मिलेगा हमें? पंजाब। उसके बाद में आप देखते हैं तो हरियाणा। हरियाणा के बाद में हम अपने स्टेट्स में आते हैं तो क्या कहेंगे? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में ये हमें कहाँ को मिलेगी? बिहार। और बिहार के बाद में अगर आप देखेंगे तो हमें मिलती है कहाँ पे? ये बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये 5 स्टेट्स मैंने बताए जहां पर आपको क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। दूसरा मैंने कहा था कि जलोढ़ जो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आपने देखा ये 4 फसलों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलू, गन्ना, गेहूं और धान। अब देखें पंजाब। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि चावल उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से
यानी कि चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब भारत में नंबर 1 है। यानी कि 1 हेक्टेयर में जितना चावल पंजाब में होगा, ना उतना बंगाल में होगा, ना उतना बिहार में होगा, ना हरियाणा में होगा, ना यूपी में होगा। दूसरी चीज अगर हम कहें तो हरियाणा जो है प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। यानी कि अगर हमने देखा तो ये चीजें हमारे सामने निकल के आई कि चावल के मामले में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हमारा कौन हो गया नंबर 1, हरियाणा हो गया। और गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखा तो कौन सा हो गया हमारा, हरियाणा हुआ। अब बात आती है हमारे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप जब देखोगे तो आपको पता है कि यहां उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में नंबर 1 है। समग्र उत्पादन की बात कर रहा हूं कि भारत में सबसे अधिक आलू कहां होता है, उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा हम गेहूं उत्पादन के नंबर में भी नंबर 1 है। और उसके अलावा हम गन्ना के उत्पादन में भी नंबर 1 है। यानी कि आप देखोगे तो हम 3 के उत्पादन में कहां हैं देश में, नंबर 1 है। इसे देखेंगे तो इसके नाम 2 रिकॉर्ड हैं कि भारत में चावल की दृष्टि से नंबर 1 और प्लस सब्जी उत्पादन में नंबर 1। तो चावल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 है कौन सा, बंगाल। अब देखने वाली बात यह है कि इन 5 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो आलू गन्ना गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो यहां चावल का भी होना चाहिए, पर चावल का नहीं है। चावल का कहां है, पश्चिम बंगाल। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप देखेंगे लॉजिक ये है कि एक तरफ रहा आपका उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ रहा आपका पश्चिम बंगाल। यानी कि 2 स्टेट्स हमने देखे, एक तरफ हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल। हम वर्ष में केवल एक बार चावल की फसल बोते हैं। एक बार क्या किया जाता है, धान उगाया जाता है। यहां पर 3 फसलें हैं चावल की। यानी हम ये कहें तो एक वर्ष में यानी कि यहां ये धान जो है वो एक वर्ष में 3 बार लगाया जाता है। अब बोलो 3 बार कैसे होगा, तो यहाँ गर्मी सर्दी बरसात यानी 3 प्रकार की फसलें होती हैं चावल की, जिसमें एक होती है अमन। किस्म होती है, सुगंधा और पीटौन ये नहीं, ये अलग वैरायटी होती है। एक अमन होती है, एक ओश होती है और एक बोरो होती है। अमन, ओश, बोरो, ये 3 चावल की फसलें होती हैं जो पश्चिम बंगाल में होती हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन की दृष्टि से कैसा है, नंबर 1 है। प्लस क्या है कि पश्चिम बंगाल मानसून की जो शाखा उधर से आती है तो अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के अलावा जो है वहां वर्षा भी अधिक होती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जितना भूमि का एरिया उत्तर प्रदेश के पास है वो पश्चिम बंगाल के पास धान लगाने का उतना एरिया नहीं है। जितना इनके पास है उसका हमारे पास में लगभग 1.5 गुना अधिक एरिया है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर हैं। क्यों, ये बोता है वर्ष में 3 बार, अमन, ओस, बोरो, यानी एक साल में 3 चावल की फसलें उगाएगा, उसका काम ही चावल उगाना है। और हमारे यहाँ तो केवल गेहूं धान। यूपी में केवल क्या होता है, केवल गेहूं और धान। तो इसलिए उत्तर प्रदेश 2nd पोजीशन पर है, पश्चिम बंगाल 1st पोजीशन पर है। तो ये मध्य का मैदानी क्षेत्र है। 2 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं यहाँ पर, खादर और बांगर। और भारत में खाद्यान्न कटोरा यानी कि भारत का अन्य भंडारण जो बोला जाता है वो ये 3 स्टेट्स हैं। ये 3 स्टेट्स हैं। पंजाब को बोलते हैं प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में नंबर 1, हरियाणा प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में नंबर 1, उत्तर प्रदेश आलू गन्ना गेहूं के उत्पादन में नंबर 1, बंगाल चावल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 और बिहार लेबर उत्पादन में नंबर 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो ये जो है हमारा मध्य का मैदानी क्षेत्र है। 2 प्रकार की स्थलाकृतियां यहाँ पे, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, खादर और बांगर। उसके अलावा हम देखते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है 3 फसलों के लिए, आलू गन्ना गेहूं और धान के लिए। तो ये था हमारा आज का पूरा एक टॉपिक था हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य का
मैदानी क्षेत्र और भारत में सबसे अधिक नलकूपों से और नहरों से जो सिंचाई होती है वो भी यहीं होती है। तो ये प्रकार के कहें तो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, यानी भारत की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या को अगर खाने के लिए कोई दे रहा है तो यही बेल्ट दे रही है। ओके, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।